केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में इतिहास के पार्ट फर्स्ट के अंदर पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स। इतिहास के सोर्स क्यों पढ़ें? इतिहास के सोर्स क्यों पढ़ें? क्योंकि इतिहास क्या होता है कि कोई घटना है। इतिहास में क्या होती है कि कोई प्राचीन काल में कोई घटी हुई घटनाएं होती हैं जो आगे आने वाले समय को प्रभावित करती हैं। तो उन्हीं घटनाओं का कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, उन्हीं को कहते हैं साक्ष्य। इसलिए हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स। प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स को मोटे रूप में दो भागों में बांटा गया है। एक है साहित्यिक सोर्स, साहित्यिक और एक पुरातात्विक। साहित्यिक सोर्स वो होते हैं जो लिटरेचर, ग्रंथों, किताबों के अंदर लिखे गए, यानी कि लिखे गए। और पुरातात्विक वो होते हैं जो आँखों से दिखते हैं, यानी कि जो वे चीज़ें जो प्राचीन काल की और अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं, वो पुरातात्विक के अंतर्गत आती है। फिर साहित्यिक सोर्सों को भी तीन भागों में बांटते हैं। ब्राह्मण साहित्य, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को ब्राह्मणेतर साहित्य भी कहते हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सों को साहित्यिक और पुरातात्विक दो भागों में बांटते हैं, और साहित्यिक सोर्सों को भी तीन भागों में बांटते हैं। एक मान लीजिए, एक कह देंगे, लेकिन ब्राह्मण साहित्य नहीं, इधर लिख दीजिए आप धार्मिक साहित्य लिख दीजिए। धार्मिक साहित्य। और इसको धार्मिकेतर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो धर्म ग्रंथों के अंदर ऊपर लिखे गए वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे वेद, पुराण वगैरह जो आएंगे वो धार्मिक ग्रंथों, और बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी इसी के अंतर्गत आएंगे, और जैन धर्म के ग्रंथ भी इसी के अंतर्गत आएंगे। और जो गैर धार्मिक हैं, जो इनसे अलग हैं, जिनमें धर्म की विषय वस्तु कम है, दूसरी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आए। और उस समय कोई प्राचीन काल के अंदर बाहर से भी, यानी कि विदेशों से भी कुछ यात्री आए थे जिन्होंने भारत के अंदर यात्रा की, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर गए। तो उनके जो यात्रा वृत्तांत हैं वो भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी के सोर्स होते हैं। एक बात ये भी देखिए कि इतिहास के प्रमाणों की आवश्यकता क्या होती है, कि हर कोई घटना जो प्राचीन काल में होती है वो कोई
इतिहास नहीं होती है। बहुत सारी तथ्य भ्रमित करने के लिए भी होते हैं। जैसे देखिए, आपने एक दृष्टांत सुना होगा महाराणा प्रताप के विषय में, हरे घास की रोटी वन बिलाव ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो बिलख पड़ियो। तो उसमें जो छोटो सो अमरियो जो है, वो अमरियो नहीं तो वो अमर सिंह था। वो उस समय उसकी आयु इतनी थी कि वो वन बिलाव से अपनी रक्षा कर सकता था। तो वो एक, हर कोई चीज़ होती है वो इतिहास नहीं होती है, अगर उनके लिए साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। धार्मिक साहित्य को भी फिर 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। धार्मिक साहित्य के अंदर 3 भागों में, एक तो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ। क्योंकि प्राचीन काल में ये ब्राह्मण धर्म के, ये वैदिक धर्म के अलावा 2 ही धर्म ऐसे थे जो बड़े रूप में थे, और इनके हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो साहित्यिक सोर्स प्राप्त होते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, अब हम ब्राह्मण ग्रंथों को थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे, देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, सूत्र ग्रंथ और धर्मशास्त्र। ब्राह्मण ग्रंथों को जब डिवाइडेशन करेंगे तो वेद, उसके अंदर वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण, महाकाव्य, सूत्र ग्रंथ और धर्मशास्त्र। अब वेद को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद 4 है। कितने हैं? 4 वेद। कौन कौन से? एक तो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है तो इसके ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेदिक समय की जानकारी मिलती है। वैदिक जो पीरियड है, वैदिक पीरियड में 2 भाग होते हैं। देखो, वैदिक जो पीरियड होता है, वैदिक पीरियडों को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक तो ऋग्वेदिक समय और एक है उत्तर वैदिक। ऋग्वेदिक समय का जिसके विषय में हमारे पास में साहित्यिक सोर्स हैं, उसमें ऋग्वेद को शामिल करते हैं। यजुर्वेद भी उसके बारे में जानकारी देता है, सामवेद में भी कुछ जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल के विषय में जो इतिहास के जो सोर्स हैं, उसमें अथर्ववेद के अंदर जानकारी मिलती है। और जो आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं।
10 मंडल हैं और 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का एक साथ में वर्णन पहली पहली बार मिलता है। चारों वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। बाद में इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे इसके। अब ब्राह्मण ग्रंथों पर आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक वेद जो है, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, वो सारे के सारे पद्य के अंदर लिखे गए हैं। और जो ये पद्य के अंदर यानी कि संस्कृत के बहुत क्लिष्ट श्लोक है, उनका जो गद्य के रूप में रूपांतरण है, उनकी व्याख्या की गई है, वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर गई है। और आरण्य क्या होते हैं? आरण्य होते हैं, आरण्य दो शब्दों से मिला होता है। अरण्य, अरण्य क्या होता है? अरण्य होता है वन, जंगल। अरण्य और यज्ञ से बना है, यानी कि जो वन में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वन में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो उसके बारे में आरण्यक में जानकारी मिलती है। तो वन में बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया गया होगा तो वो कैसा ज्ञान होगा? वो ब्रह्म ज्ञान ही होगा, ब्रह्म ज्ञान ही होगा, जिसके अंदर दार्शनिक तत्वों की व्याख्या की गई है। दार्शनिक तत्वों की यानी कि आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दिया गया है। अब देखिए उपनिषद, उप प्लस नी प्लस सद, यानी कि गुरु के पास में जो बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उपनिषद कहलाता है। हाँ, तो यहाँ देखिए आप आर्यन जो दार्शनिक तत्वों यानी कि वैदिक ग्रंथों के अंदर जो दार्शनिक तत्वों की जो पहली बार जो जहाँ पर हमें संकेत मिलते हैं वो तो मिलते हैं आरण्यक में, लेकिन एक ज़्यादा रूप में, बहुत रूप में, है ना, वो मिलते हैं उपनिषद के अंदर, है ना। और आरण्यक में थोड़े यज्ञ और प्लस कर्मकांड के विषय में थोड़ा बहुत बताया गया, लेकिन ज़्यादा ये चीज़ें ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर हैं। पुराण से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण में राजवंशों की इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, इतिहासकारों के लिए सबसे ज़्यादा इसमें से महत्वपूर्ण है पुराण। पुराणों के अंदर हमें इतिहास के विषय में सबसे ज़्यादा जानकारी मिली। इसमें राजाओं के वंशों के बारे में, ऋषियों के वंशों के बारे में, जो पुराने समय में जो राजा महाराजा होता था अपने आप को सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी बताता था, तो इसके और चंद्रवंशी बताता, तो इसके विषय में ये कैसे कैसे बताते थे, तो इनमें पुराणों के अंदर वो बताया गया है। पुराणों के विषय में जो इतिहास में जो सोर्सेस है उसके विषय में एक अमरकोश में एक उक्ति मिलती है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि स वंशानुसरितस्यैव पुराणम पंचलक्षण, यानी कि पुराणों के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? अमरकोश में बताए गए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। नहीं, सर्ग क्या होता है? सृष्टि यानी कि निर्माण, फिर उसके बाद में प्रलय होता है। फिर ये वंश का मतलब होता है वंश, राजाओं महाराजाओं का, मनवंतर यानी कि युग, एक युग के बाद दूसरे युग पर, वंशानुचरित के राजा और ऋषियों की प्राचीन जो वंशावलियाँ होती है वो वंशानुचरित। महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर 2 महाकाव्य हैं। एक तो आपने सुना होगा रामायण,
घर में पढ़ी होगी, और दूसरी है रामायण और महाभारत। रामायण के अंदर 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है, इसलिए इसे शतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। शतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। इसके रचयिता कौन है? रचयिता परंपरा के अनुसार वाल्मीकि। ठीक है, इसमें 7 कांड है। इसके ऊपर तुलसीदास जी ने टीका लिखी है। टीका लिखी है। टीका बोले तो इसके ऊपर टिप्पणी की है। कोई बात नहीं कहते, कोई बात कहने पर फिर उसके बाद में जो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं वो टीका होती है, भाष्य होता है। वो तुलसीदास जी ने इसके रामायण के ऊपर रोकी है। उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, अब महाभारत में देख लीजिए आप। महाभारत का जब इसके अंदर 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम पड़ा जय संहिता। फिर उसके अंदर 24,000 श्लोक हुए, तब इसका नाम पड़ा भारत। जब इसके अंदर 1,00,000 श्लोक हुए तो महाभारत। तो इसी के महाकाव्यों के अंदर भी प्राचीन समय की समाज, अर्थव्यवस्था, और समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी, औरतों की स्थिति उस समय कैसी थी, पुरुषों की कैसी थी, क्षत्रियों के अंदर कैसी उनकी समाज में स्थिति थी, जो निम्न वर्ग हैं जिन्हें हम अस्पृश्य कहते हैं, उनकी स्थिति कैसी थी, वैश्यों की स्थिति कैसी थी, व्यापार वाणिज्य कहता था। तो इनके अंदर महाकाव्यों के अंदर जो कहानियाँ होती हैं उनके अंदर उनके बारे में उस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर उनके बाद में जो भी काव्य आते हैं, जो भी ग्रंथ आते हैं, तो उसके बारे में उत्तरोत्तर हमें जानकारी मिलती रहती है कि समाज में कैसे परिवर्तन आए। एक बार ये भी नोट करिए इन चीज़ों को, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को मिलाकर वैदिक साहित्य कहते हैं। अब ये वैदिक साहित्य है, तो उपनिषद इसके सबसे अंत में है, तो उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। और इसके अलावा एक और होता है वेदांग। नाम तो इसका वेदांग है, यानी कि वेदों का अंग, लेकिन ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया जाता, इसे अलग ही रखा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इनके अंदर जो चीज़ें लिखी गई है, जो बातें लिखी गई है, वो इन वैदिक साहित्यों के अंदर से ही लिखी गई है। उनका ही ये विस्तृत रूप है। यानी कि इनके अंदर जो शिक्षा के बारे में जो बातें थी तो वो उसके अंदर है। कल्प जो शब्दों के बारे में बातें थी वो उसके अंदर है। निरुक्त शब्दों की रचना के विषय में जो बातें थी वो निरुक्त के अंदर है। व्याकरण संबंधित इसमें छंद यानी कि पद्यों के अंदर जो बातें थी, पद्य के अंदर जो
बातें कही जाती थी वो छंद के अंदर है। और ज्योतिष में है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र से जो रिलेटेड जो चीज़ें होती थी वो ज्योतिष में। कल्प के अंदर सूत्र साहित्य आता है। सूत्र साहित्य जो सूत्र ग्रंथ है वही सूत्र साहित्य कितने हैं? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या होते हैं? नाप। शुल्ब सूत्र होती है एक नाप, यज्ञों के विधि विधान के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। यज्ञों के विधि विधान। और ठीक है, यानी कि यज्ञों की यज्ञ कितना बड़ा होना चाहिए उसके, यानी कि जो यज्ञ जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में सारी जानकारी, जो गणितीय जानकारी होती है वो शुल्ब सूत्र के अंदर मिलती है। धर्मशास्त्र के अंदर एक तो स्मृति आती है। स्मृतियों के ऊपर लिखी गई टीका है। और धर्मसूत्र। टाइम पीरियड की दृष्टि से धर्मसूत्रों को पहले रखेंगे और स्मृतियों को थोड़ा बाद में रखेंगे। स्मृतियों में देखो, पहले धर्मसूत्र में देख लेते हैं। धर्मसूत्र 4 हैं। आपस्तंभ, बोधायन, वशिष्ठ और गौतम। ठीक है, इनके अंदर धर्मसूत्रों के अंदर यानी कि प्राचीन समय में पूरे समाज की जो विधि होती है, जो कानून होता है, उनके बारे में नियम लिखे गए। आपस्तंभ, बोधायन, वशिष्ठ और गौतम, जो ये चारों जो धर्मसूत्र हैं उसमें कुछ अलग अलग बातें लिखी गई हैं। इसके अंदर किसी के विषय में लिखी गई है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करके इसके अंदर कुछ चेंज किया गया है। यानी कि चारों ये प्राचीन समय के धर्मसूत्र हैं कि पिता की संपत्ति में किसका अधिकार पहले होना चाहिए, पिता के मरने के बाद में उस संपत्ति के ऊपर उसकी पत्नी का अधिकार होना चाहिए या फिर उसके बेटे का अधिकार होना चाहिए। बेटा का अधिकार होना चाहिए तो बड़े बेटे का होना चाहिए या फिर सभी जो बेटे हैं उनको समान अधिकार होना चाहिए। बेटी का कितना अधिकार होना चाहिए। यानी कि वो सारे के सारे जो नियम हैं वो सारे के सारे वो धर्मसूत्रों के अंदर हैं। उसके बाद में धर्मसूत्रों के बाद में स्मृतियाँ लिखी गई। स्मृतियों में भी यही चीज़ है। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, जो सबसे विवादित रहती है। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पाराशर, पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है और सबसे अंत में देवल स्मृति है। ये जो है वो गुप्तकालीन है।
ये सबसे अंत में लिखी गई है मनुस्मृति। ठीक है, इसमें भी वही समाज, परिवार और उनके बारे में जो कानूनों की व्याख्या है वो भी इसी में के अंदर की गई है। इसमें किसी में कुछ कठोर नियम है, किसी में कुछ उससे कठोर है, तो किसी में कुछ ढिलाई बरती गई है। ये प्राचीन समय के कानूनों की व्याख्या के लिए किताबें हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों को देख लिया है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों की। साहित्यिक स्रोतों में हमने तीन भागों में डिवाइडेशन किया था। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो धार्मिक स्रोतों के अंदर हमने ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए। अब बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड है, मोटे रूप में 3 भागों में डिवाइडेशन करेंगे। 3 के 3 इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्म पिटक। तीनों को शामिल रूप से इनको सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं। और जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध भगवान की जो मूल जो शिक्षा है, जो उनके प्रवचन हैं, वो सुत्त पिटक में लिखी गई है। भगवान बुद्ध के प्रवचन, ठीक है। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो मानने वाले भिक्षु होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणियों, भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार नियम, यानी कि उनको उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी कि सारे जो उनके व्यवहार होते हैं, जो आचार नियम होते हैं, वो विनय पिटक के अंदर शामिल करते हैं। और अभिधम्म पिटक में जो बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक जो तत्व है, बौद्ध धर्म का दर्शन जो है, वो अभिधम्म पिटक में है। इसमें दार्शनिक तत्वों की व्याख्या की गई है। सुत्त पिटक पे वापस 5 भाग होते हैं। कोई सारे के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है, 5 भाग है। इसके भी 15-16 के आसपास विनय पिटक के भी भाग है, इसके भी 7 भाग इसके भी है। उसके बारे में हम बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के ऊपर विस्तृत जब पढ़ेंगे, तो हम उसमें जानकारी प्राप्त कर लेंगे उसके बारे में। बौद्ध धर्म से ग्रंथ, इन पिटकों के अलावा भी बहुत सारे संस्कृत में लिखे गए, जैसे ललित विस्तार हैं, ललित विस्तार, कथा वस्तु हैं,
ये संस्कृत में लिखी गई। इसके तो जातक ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथ, यानी कि भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व की 550 कहानियाँ लिखी गई हैं। यानी कि भगवान बुद्ध जब बुद्ध बने उससे पहले भी जहाँ जहाँ उन्होंने जन्म लिया तो उसमें उसके समाज के बारे में जो जानकारी है वो जातक ग्रंथों में मिलती हैं। 550 कहानियाँ हैं इसमें। तो जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कहानियाँ हैं। तो उससे क्या हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी कि बुद्ध के समय के जो ग्रंथ हैं, बुद्ध के जो समय के जो ग्रंथ है उससे बुद्ध काल की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उसके पूर्व जन्म यानी कि उससे पहले के जो समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो एकदम फिक्स जानकारी, यानी कि फिक्स जानकारी तो नहीं होती है, लेकिन उसके समाज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं। आपको ही अगर कुछ कह दिया जाए कि आज से 100 साल पहले का विवरण बताइए, यानी कि आप 100 साल पहले समाज कैसा था, आपका गांव कैसा था, तो आप बताएंगे एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के ऊपर बैलगाड़ी जा रही थी, किसान खेती कर रहा है, या फिर कोई एक परिवार है, गाय दूध दे रही है और उसका बछड़ा उसके पास में है, यानी कि गांव का आप विवरण देंगे सारा का सारा। तो और आज का विवरण देंगे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बारे में बताएंगे, यानी कि उसके अंदर पहले उसके समय, उनके समय में उनके पहले समय का विवरण दिया गया है, तो उसके बारे में भी हमें इसके जातक ग्रंथों के अंदर जानकारी मिलती है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने एक मोटे मोटे रूप में तो जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके ज़्यादा जानकारी जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, उसी में ही हम देखेंगे। बौद्ध धर्म के बाद में बौद्ध साहित्य के बाद में हम जैन साहित्य से भी हमें पहले की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य को 14 पूर्वों में विभाजित थी, लेकिन एक संगीति हुई थी, उस संगीति के अंदर उनको 12 भागों में उनको संकलित कर लिया गया। 12 भाग वो भगवती कहा सूत्र हैं, भगवती सूत्र हैं, नायादम कहा सूत्र हैं, ऐसे करके 12 हैं। ठीक है, अब देखिए जो 12 जो अंग थे इसके, यानी कि 12 जो ग्रंथ है ना, तो उनमें 12 तो अंग हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र या छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 अनुयोग द्वार। इसमें जैन साहित्य का जो पहले का जो विवरण जो संकलित है, उसके अलावा भी बाद में कई सारे विद्वान हुए, उन्होंने जो जैन धर्म के विद्वान हुए, जो मुनि हुए, उन्होंने भी अपने आसपास के समाज के विषय में, तत्कालीन समाज के विषय में बहुत सारी जानकारी उसके अंदर लिखी, विवरण लिखा। उसके अंदर भद्रबाहु है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र जो संस्कृत में लिखा गया है, उसके अंदर मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की किस समय की? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, एक हेमचंद्र की है, षष्ठी शलाका
पुरुष चरित एक किताब का नाम है जो हेमचंद्र ने लिखी थी। त्रिशस्ती सलाका पुरुष चरित, इसका जो परिशिष्ट है, कभी ये किताब इस नाम के रूप में आ जाती है तो कभी इसको ये भी कह दिया जाता है कि इसका जो परिशिष्ट है उसके में जैन धर्म के विषय में जो जानकारी लिखी हुई है पहले की, और उसमें समाज, उस तत्कालीन समाज की जानकारी है। परिशिष्ट, इसका जो परिशिष्ट है उसको परिशिष्ट प्रबंध। ठीक है। अब देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन समय में जब विदेशों से यात्री जब भारत में यात्रा करते थे तो उन्होंने भी अपने पुस्तकों के अंदर भारत के विषय में जानकारी लिखी, विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण को हम विदेशी यात्री जहाँ जहाँ से आए हैं उसके उतने भागों में डिवाइडेशन। देखो, एक यूनान से आए थे, एक चीन से आए थे, यूनान से आए थे, चीन से, और मुस्लिम जो मुस्लिम यात्री कहो चाहे अरब देशों के यात्री कहो। इसके अलावा तिब्बत से भी आए थे, तिब्बत के भी लिख देंगे हम। ठीक है। और जो यूनान से जो यात्री आए थे उनको हम पहले 3 भागों में डिवाइडेशन करेंगे। एक तो सिकंदर से पहले, सिकंदर से जो पहले आए वो, और दूसरे सिकंदर के साथ में आए। सिकंदर कौन था? 326 ईस्वी पूर्व में भारत में जो एक यूनानी आक्रमण होता है वो सिकंदर के नेतृत्व में होता है। 326 BC के अंदर। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे से सिकंदर का आक्रमण होता है। तो उससे पहले कुछ यात्री आए थे भारत घूमने के लिए, उसके साथ में आए और उसके बाद में आए। तो उसके हिसाब से हम उसको, जो यूनान से जो आने वाले जो यात्री थे उनको 3 भागों में अंदर हम डिवाइडेशन करेंगे। सिकंदर से पहले, सिकंदर से पहले आने वाले यात्रियों के अंदर पहला नाम हम लिख देंगे हम स्काईलैक्स। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 660 शताब्दी लिख दो आप, शताब्दी बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है। अब ये स्काईलैक्स ही वो व्यक्ति था जो भारत की भूमि के ऊपर सबसे पहले, वो यूनानी व्यक्ति था जिसने भारत की भूमि के ऊपर कदम रखा। ये दारा का सेनापति था, यूनानी था, लेकिन ईरान से जो एक आक्रमण हुआ था उसका ये सेनापति था। ठीक है। इसके बाद में है इकेटियस हैं, हेरोडोटस हैं, और एक हैं टेसियस जो था वो ईरान का राजवेद था।
हम इनका इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो इतिहास प्राचीन भारत का जो इतिहास जो पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे जो इतिहास, तो उनके विषय में हम कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है, तो उनके बारे में एक ऊपरी झलक है ये, उनके बारे में एक नाम याद रह जाएंगे इनके, तो थोड़ा ठीक रहता है। तो इसलिए हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि भाई कि सिकंदर से पहले वाले आने वाले में स्काइलैक्स, हिकैटियस, हेरोडोटस और टेसियस थे। फिर इसके साथ में जो आने वाले थे, साथ में 3 लोग आए, उनके नाम हैं नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, क्रिटस और एरिस्टोबुलस। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। नियार्कस था जो उसका जल मंत्री था, यानी कि जल सेना को वो संभालता था, जल सेना का सेनापति कहो चाहे। ओनेसिक्रिटस था, तो इसने सिंधु नदी, बोले तो ये एक किताब लिखी उस समय के जो युद्ध हुए उसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ वार। देखो यूनान के जो सोर्सेस हैं, तो वो भारतीय इतिहास के अंदर सबसे बोले अगर यूनानी सोर्स नहीं होते तो हमें मौर्य वंश में ये जानकारी नहीं मिलती कि भाई कि यूनान से कोई विदेशी आक्रमण कोई हुआ था 326 ईस्वी में। यानी कि मौर्य वंश के बारे में शुरुआती जो जानकारी मिलती है वो यूनानी सोर्सों से ही मिलती हैं, इनके विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि सिकंदर से पहले आने वाले 4 थे, इनके साथ में आने वाले 3 ये थे, और उसके बाद में आने वालों के अब नाम भी पढ़ते हैं। एक तो है मेगास्थनीस, डाइमेकस, तीसरा है डायोनीसियस। ये 3 थी। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ये उसके बाद में बिंदुसार के दरबार में रहा, ये उसके बाद में आया। यानी कि सिकंदर के बाद में ये 3 आने वाले थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सबसे ज़्यादा जानकारी देता है, ये बिंदुसार के विषय में और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी जानकारी देता है। इसके बारे में डिटेल में हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, उसमें मैंने बस इतना याद रखें कि चंद्रगुप्त के बाद में सिकंदर के बाद में ये 3 आए थे। ये तीनों जो हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। मेगास्थनीस की किताब का नाम लिख दीजिए, इंडिका। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ आए थे, डियोडोरस, ये तो थे सारे यूनानी, और इनमें कुछ इटली से, वेनिस से वगैरह वहाँ से भी थे। डियोडोरस, प्लिनी हैं, स्ट्रेबो हैं, डियोडोरस, प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, इनके ग्रंथों के अंदर में भी हमें भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। प्लिनी की ज्योग्राफी है किताब का नाम। हाँ ठीक है।
यूनान के इतिहासकार हो गए। अब चीन के, फाहियान, फाहियान, सुंगयुंग, हेंसांग, इत्सिंग, मातफालिन, अलग अलग लिखते हैं इसे, मातफालिन। एक है छाओजुकुआ, अजीब व गरीब नाम है लेकिन चीन में नाम ऐसे ही होते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ये फाहियान और हेंसांग। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और हेंसांग पुष्यभूति वंश का हर्ष के समय में। फाहियान की पुस्तक का नाम है फू कुओ की, और जो हेंसांग की जो पुस्तक है उसका नाम है सी यू की। इसके अलावा एक और भी यात्री आया था जो राजा के दरबार में, वेंग वेनसे। ठीक है, चीन से आने वाले ये जो यात्री है, फाहियान है, सुंगयुन है, हेंसांग है, इत्सिंग, मातवालिंग, छाओजुकुआ, वेंग वेनसे। इनमें जो फाहियान है और हेंसांग ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वेंग वेनसे ये राजा हर्ष के दरबार में आने वाले जो राजदूत कह सकते हैं इसे। हेंसांग ने सीयू की लिखी और फाहियान ने फूकुओ की। ठीक है, अब मुस्लिम यात्रियों की तरफ बढ़ते हैं आगे। इब्न खुर्दाब, सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी। ये जो मुस्लिम यात्री थे अरब कंट्रीज से आए थे, इनमें सब इब्न खुर्दाब ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है किताब उल मसालिक उल ममालिक। ठीक है, फिर सुलेमान, फिर इसकी पुस्तक का नाम है सिलसिलातुल तवारिक। सिलसिलातुल तवारिक। तवारिक का मतलब होता है तारीख, यानी कि उसके बारे में तारीख, किताब वगैरह उसके बारे में डिटेल। इसने भी लिख दी थी मजरूल जहाब, मजरूल जहाब। और सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो अल बरूनी है। किताब उल हिंद, इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। तहकीक हिंद भी कहते हैं। इन जो यात्रियों की जो खास विशेषता थी वो यह है कि
ये जो भारत में आने के बाद में एक जो चीज़ें देखते थे उनका तो कुछ भ्रमित रूप से उनका विवरण लिखते थे, जो उनकी जो जो यहाँ अलग रूप से दिखती थी उनको, यानी कि जो यहाँ ये जहाँ से आए थे तो उस उनको परिदृश्य में रखकर यहाँ की चीज़ों को वो देखने की चेष्टा करते थे। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में अब हो गए। अब हम देखते पुरातात्विक स्रोतों को। देखिए, साहित्यिक सोर्सों की कुछ सीमाएं होती हैं। साहित्यिक सोर्सों में कुछ अतिरंजना हो सकती है, यानी कि जो किसी राजा का कोई इतिहासकार होता है, कोई दरबारी होता है, वो उस राजा के बारे में बड़ा चढ़ा कर लिख सकता है। लेकिन पुरातात्विक सोर्सों के अंदर तो जो होता है वो है, जो है वो है, जो दिखता है वो, अगर सिक्के है तो है, कोई महल बनाया है तो है, उसके अंदर अतिरंजना का अभाव होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि साहित्यिक सोर्स की एक सीमा होती है कि वो कई मौन हो जाते हैं, यानी कि सबके बारे में वो डिटेल नहीं दे पाते हैं। और कहा जाता है कि जहाँ साहित्यिक सोर्स मौन हो जाते हैं वहीं पुरातत्व बोल पड़ता है। इसलिए पुरातात्विक जो सोर्सेस होते हैं वो साहित्यिक सोर्सों की अपेक्षा ज़्यादा मान्य होते हैं, ज़्यादा पुष्ट होते हैं, ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। इसलिए पुरातात्विक सोर्सों की ज़्यादा महत्ता है बजाय साहित्यिक सोर्सों की। और पुरातात्विक सोर्स ये भी काम करते हैं कि जहाँ साहित्यों के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको वो उनको पुष्ट भी करते हैं, यानी कि उनकी पुष्टि का काम जो होता है वो पुरातात्विक सोर्सों से होती है। पुरातत्व या पुरातत्व के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत लिख दो। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर क्या क्या आते हैं? अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरे, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरे, मूर्तिकला, और स्थापत्य। ठीक है, अब देखो अभिलेख। अभिलेखों के जो अध्ययन होता है, अभिलेखों की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसे कहते हैं एपिग्राफी। अभिलेख पढ़ने से पहले थोड़ा पुरातत्व के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखो पुरातात्विक जो सोर्सेज होते हैं, कहीं खुदाई होती है, तो उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? देखिए, कहीं खुदाई होती है तो वो दो रूपों में कर सकते हैं, या तो लंबवत या क्षैतिज रूप में। क्षैतिज रूप में, यानी कि जब लंबवत खुदाई करते हैं तो देखिए, ये जैसे यहाँ से नीचे की तरफ खुदाई की तो कोई सभ्यता जो सबसे पहले अवशेष में आई, जो सबसे पहले आई, तो वो उसका जो
उसके जो अवशेष हैं वो सबसे नीचे की तरफ मिलेंगे। उसके बाद में जो सभ्यता आई उसका, उसके बाद में जो सभ्यता है उसके ऊपर मिलेगी, उसके बाद में ऐसे करके वो स्तर होते हैं। और है कि जब से जो सबसे नवीन जो सभ्यता होती है उसके अवशेष सबसे ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पाषाण काल ही देख लो। पूर्व पूरा पाषाण काल का सबसे पहले आएगा अवशेष, उसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद में निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल, उसके बाद में ताम्र पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति, फिर ऋग्वैदिक संस्कृति, फिर उत्तर वैदिक संस्कृति। यानी कि जो कालक्रम है वो, यानी कि जो समय पहले था वो सबसे नीचे की तरफ होगा। ये तो लंबवत खुदाई के समय हमें उसके कालक्रम के बारे में पता लगता है। और ये मिट्टी की, यानी कि वो सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रही, कितने वर्षों तक मौजूद रही। और मिट्टी की ऐसे जो चौड़ाई होती है ना, ये वाली नाप के हम, ये नाप के भी हम निकालते हैं। जो क्षैतिज चौड़ाई, क्या क्षैतिज जो खुदाई होती है, क्षैतिज खुदाई से हम उस सभ्यता का कितनी विस्तृत थी वो सभ्यता, वो संस्कृति कितनी विस्तृत थी, कितने भूभाग को घेरे हुए थी, वो क्षैतिज खुदाई से हमें पता लगता है। ठीक है, बस ये पुरातात्विक सोर्सों के अंदर ये थोड़ा जान लेना तो ठीक रहता है। अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, अब देखिए अभिलेख कहाँ मौजूद होंगे। कोई राजा का भूभाग है तो उनकी जनता जहाँ निवास करती है, उनके जो राज्य होते हैं, जो नगर होते हैं, उन नगर में रहने वाले लोगों को जो आदेश दिए जाते हैं तो वो उनके लिए अभिलेख लिखवाए जाते हैं, शिलालेख वहाँ पर रखे जाते हैं। तो वो उसके बारे में जानकारी हमें अभिलेखों के अंदर मिलती है। यानी कि अभिलेख जो होते हैं वो साहित्यिक सोर्स से ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। क्योंकि साहित्यिक सोर्सों के अंदर तो अतिरंजना भी हो सकती है, किसी राजा के बारे में बढ़िया दरबारी कवि उसको अपनी प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा राजा के सामने अपने को अच्छा बताने के लिए थोड़ा बढ़िया लिख सकता है। लेकिन अभिलेखों के अंदर तो जो है वो है, यानी कि जो परिवर्तन करके नहीं लिखाया जा सकता। इसलिए अभिलेख थोड़ा साहित्यिक सोर्स से जो ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। अब देखो कुछ अभिलेखों का अध्ययन, हम अभिलेखों के बारे में जानते हैं। एक रुद्रताम्र का जूनागढ़ अभिलेख है। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के विषय में दोनों का एक साथ विवरण लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, पुत्र नहीं है, पुत्र बिंदुसार। एक और अभिलेख देखते हैं, एक भी गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ जो स्तंभ अभिलेख है वो विदिशा से मिला है। कहाँ से? विदिशा से। तो इस अभिलेख के अंदर भागवत धर्म, जो विष्णु भगवान, जो कृष्ण भगवान को जो मानते हैं, उसके विषय में सबसे पुराना जो सोर्सेस हैं वो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। एक यूनानी जो राजा था, एक एंटीओलकीडस, उसका एक राजदूत था हेलियोडोरस। वो सुंग शासन के काल में अंदर, यानी कि मौर्य काल के बाद में भारत में यात्रा करता है। तो उस समय उसने ये स्तंभ स्थापित करवाया था। उसने भागवत की उपाधि धारण कर दी हेलियोडोरस ने।
वो इस अभिलेख के अंदर लिखा गया है। एक सबसे पुराना जो अभिलेख है, जो बोगस कोई अभिलेख, जो ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में मध्य एशिया से मिला है और ऋग्वैदिक जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए 1400 BC का है, 1400 ईस्वी पूर्व में, लेकिन पहला जो है बोगस कोई अभिलेख, चौदह सौ 50 BC का है, मध्य एशिया से मिला है, भारत से बाहर का है। इसके अंदर 4 ऋग्वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो हमें पता लगता है कि जो ऋग्वैदिक जो आर्य लोग जो वो बाहर से आए थे। कैसे पता लगे? क्योंकि मध्य एशिया में ऐसा अभिलेख मिलता है जिसमें ऋग्वैदिक समय के 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, यानी कि बाहर से कैसे मिलता है? तो लोग वहाँ से आए थे, आर्य बाहर से आए थे, तो इस विषय में ये भी एक साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। एक तो इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य, 4 देवताओं का नाम मिलता है। नातस्य जो है वो एक चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा से संबंधित देवता हैं। चिकित्सा से संबंधित नहीं, कुल मिलाकर जो अभिलेख जो है वो साहित्यिक सोच से थोड़ा अच्छे माने जाते हैं। तो देखो अब ये बोगस को अभिलेख मिला जो इतने सालों के बाद भी वहाँ कोई नष्ट हुआ नहीं, और इन देवताओं के बारे में हमको जानकारी मिल गई, और हम थोड़ा इतिहास के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई इस अभिलेख से। ठीक है, अब सिक्कों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिक्कों के जो अध्ययन होता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। न्यूमेस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, और सिक्के हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी देते हैं? यानी कि किसी सिक्के के ऊपर किसी राजा का वीणा बजाते हुए कोई चित्र है, तो उससे पता लगेगा कि वो राजा, उस राजा की संगीत कार्यक्रम के अंदर रुचि थी, संगीत के अंदर रुचि थी, कि राजा की रुचि के अंदर। और मान लीजिए अभिलेख और सिक्कों से हमें, यानी कि दोनों को मिलाकर हम तुलना करेंगे, यानी कि कोई अभिलेख जिस स्थान से मिला है, कोई अभिलेख जिस स्थान से मिला है, तो वो क्षेत्र उस राजा के अधिकार क्षेत्र के अंदर या प्रभाव क्षेत्र के अंदर मान लिया जाता है। लेकिन अगर सिक्के किसी स्थान से मिले हैं, तो वो क्षेत्र उस राजा के अधिकार क्षेत्र में या प्रभाव क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिक्के व्यापार वाणिज्य का हिस्सा होते हैं, यानी कि लेन देन का हिस्सा होते हैं। तो सिक्के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जा सकते हैं लेन देन के माध्यम से। तो सिक्कों से हमें अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, और अभिलेखों के माध्यम से हमें कुछ अलग जानकारी मिलती है। तो ये सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है वो न्यूमेस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा अध्ययन किया है परमेश्वरी लाल गुप्त। परमेश्वरी लाल गुप्त, इनकी पुस्तक है भारतीय सिक्के। ठीक है, जो प्रारंभिक जो सिक्के थे वो मिट्टी के बनाए जाते थे, यानी कि मिट्टी के बनाए जाते थे, और फिर उसके बाद में कुछ धातुओं के बनाए जाने लगे। तो प्रारंभिक सिक्के तो उनके नाम थे आहत सिक्के। आहत सिक्के,
इनको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। किसी अंग्रेज विद्वान को कहीं खुदाई के अंदर या फिर किसी अलग जगह पर जो सिक्के मिले तो उनको थोड़ा दबाया हुआ यानी कि पंच किया हुआ मालूम पड़ा कि ये पंच किए हुए यानी कि मोहर लगाई हुई है ऊपर। तो उन्होंने इसको पंचमार्क बोला। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं जो भारतीय इतिहासकार हुए हैं, तो उन्होंने उसका अनुवाद थोड़ा यानी कि पंच किया हुआ है यानी कि दबाव डाला हुआ है, तो उनको उन्होंने लिख दिया आहत सिक्के। तो उनको आहत सिक्का भी कहते हैं और पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। तो आहत सिक्के होते हैं कि उसके ऊपर कोई नाम लिखा हुआ नहीं होता है, नाम लिखा हुआ नहीं होता है, उसके ऊपर सूर्य, चंद्रमा, और कोई उनके जो देवी देवता होते थे उनका ऊपर वो मोर चिन्ह जैसे वो लगा हुआ होता था। फिर उसके बाद में सोने के, चांदी के, किसी शासक ने टिन के भी सिक्के चलाए। देखो अब सोने के सिक्के कनिष्क ने, कुषाणों ने चलाए सबसे ज़्यादा। थोड़ा बीच में लिख लेते हैं, वही लिख देते हैं। सोने के सिक्के पहले भारत से बाहर के तो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे पहले, सबसे पहले तो हिंद यूनानी शासकों ने, और भारतीय शासकों के अंदर कुषाणों ने चलाए। कुषाणों शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्कों में जो मिलावट जो होती है वो गुप्तों के सिक्कों के अंदर होती है। और वो भी स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के अंदर सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। चांदी के भी सिक्के चले, तांबे के चले, टिन के भी सिक्के चले। टिन के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। ठीक है, अब देखिए सोने के सिक्के किसी शासक के राज्य के अंदर चलते हैं तो इससे क्या मतलब निकलता है, यानी कि वो शासक यानी कि वो राज्य वो अमीर वर्ग का होगा, यानी कि उसके जो शासन है, राज्य है वो अमीर होगा और उनके जो शासन में पूरी खुशहाली होगी। और अगर मिलावट हो जाती है यानी कि अर्थव्यवस्था की थोड़ी बुरी हालत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में थोड़ी बुरी हालत हो जाती तो सोने के अंदर थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है। तो गुप्तों के अंदर थोड़ी शायद ऐसा लगता है कि वो इन्होंने मिलावट किस कारण से की, क्योंकि हो सकता है कि अर्थव्यवस्था उनकी थोड़ी अच्छी नहीं हो। अगर किसी राज्य के अंदर तांबे के सिक्के कुछ बहुतायत में मिलते हैं तो ये मान लिया जाता है कि तांबे के सिक्के कौन यूज़ करेगा, छोटी छोटी लेन देन के अंदर यूज़ होते हैं, और जो सोने के सिक्के होते हैं वो बड़ी लेन देन के अंदर यूज़ में होते हैं। तो जहाँ पर तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था यानी कि लेन देन ज़्यादा होगा, वहाँ पर अर्थव्यवस्था थोड़ी अच्छी होगी। और गुप्तों के अंदर यहाँ इस संदर्भ में दे लगते हैं गुप्तों के समय में तांबे के सिक्के सबसे कम मात्रा में मिले हैं और सोने के सिक्के अधिक मात्रा में मिले हैं, लेकिन उसके अंदर मिलावट है। तो इससे क्या मतलब निकलेगा, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा गई होगी। और ठीक है, और कुषाणों में सोने के सिक्के अधिक तो नहीं मिले लेकिन शुद्ध मिले हैं, तो उसके अर्थव्यवस्था थोड़ी अच्छी प्रकार की होगी, ये अर्थ निकाल दिया जाता है। और जहाँ पर
सिक्के ही बहुत कम मात्रा में मिले, जहां पर सिक्के ही बहुत कम मात्रा में मिले तो वहां क्या होगा? सिक्के ही बहुत कम मात्रा में मिले तो वहां क्या होगा कि देखो, ये कोई राज्य है और राज्य के अंदर सिक्के बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, यानी कि सिक्के कम मात्रा में मिलेंगे तो लेन देन बंद हो जाएगा। लेन देन तो शुरू होगा, लेकिन वस्तु व्यापार से होगा, वस्तुओं के लेन देन से होगा। यानी कि एक राज्य की चीज़, नहीं, एक क्षेत्र की चीज़ दूसरे क्षेत्र में पैसे के माध्यम से ही जाएगी। यानी कि जो अ, सिक्कों अगर वहाँ पर व्यापार होगा कि सिक्कों के माध्यम से होगा तो सिक्कों के माध्यम से होता है तो ही वो अर्थव्यवस्था थोड़ी अच्छी मानी जाती है। और अगर देखिए किसी राज्य के अंदर फिर आत्मनिर्भर व्यवस्था हो जाती है, यानी कि वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता है तो वो व्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाती है। यानी कि किसी गांव के अंदर कोई दर्जी होता है, कोई सोनार होता है, कोई कृषक होता है, कोई कुम्हार होता है, तो सब कुम्हार को कपड़ा चाहिए तो किसी के सेठ के पास से ले लेता है और कुम्हार उसको मटका बना के देता है। सोनार के पास से कोई चीज़ चाहिए तो उसको कुछ कुम्हार मटके बना कर दे देता होगा। ऐसे करके आत्मनिर्भर व्यवस्था होती है तो वहाँ वस्तुओं का लेन देन थोड़ा कम हो जाता है, तो वो अर्थव्यवस्था थोड़ी कमज़ोर मानी जाती है, यानी कि वस्तुओं का व्यापार बाहर नहीं होता है। अब मृद भांड, मृद भांड क्या होते हैं? मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन की पुरातात्विक सोर्सों के अंदर क्या उपयोगिता है? देखो, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, यानी कि गीली मिट्टी से कोई बर्तन बनाने के बाद और उसे आग के अंदर तपाने के बाद किसी शुष्क वातावरण में, यानी कि जहाँ पर वातावरण आर्द्र नहीं हो, तो वहाँ के ज़मीन के अंदर गाड़ देने के बाद हज़ारों वर्षों के बाद में भी निकालने पर उस बर्तन को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए हमें बहुत हज़ारों साल पुराने भी हमें मिट्टी के बर्तन ज़मीन में दबे हुए, यानी कि अच्छी अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो उनकी बनावटों के आधार पर, उनके ऊपर किए गए चित्र, उनको बनाने के तरीके के आधार पर कुछ बर्तन बिना चाक के भी बनाए जाते थे। सबसे पहले जब चाक का आविष्कार नहीं हुआ था तो कुछ चाक के माध्यम से बनाए गए थे, और चाक में भी कुछ तेज़ गति से घूमने वाले चाक से, कुछ धीमी गति से चलने वाले चाक से। ठीक है, कुछ बर्तनों के ऊपर पेंटिंग भी की जाती थी, तो और पेंटिंग के माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती कि वो किस तरह की पेंटिंग थी, तो उस पेंटिंग से हमें आचार विचारों को पता लगता था। तो मृदभांड के विषय में ज़्यादा जानकारी तो हम बाद में एक चैप्टर इसके ऊपर अलग करेंगे, लेकिन देखिए हम मोटे मोटे रूप में 4 प्रकार के मृदभांड थे: काले एवं लाल मृदभांड, गेरुए रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, और चमकीले उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। चमकीले तो है ही, सभी जगह मिले, लेकिन पहली बार जब भारत के उत्तरी भाग में मिले थे तो इसका नाम उत्तरी दे दिया था, तब से वो उत्तरी ही है। उत्तरी काले पॉलिशदार, यानी कि पॉलिश किए हुए। काले एवं लाल मृदभांड,
काले एवं लाल मृदभांड ये ताम्र और हड़प्पा के समय के हैं, हड़प्पा कालीन। गेरुए रंग के मृदभांड हैं वो ऋग्वेदिक कालीन है या फिर ऋग्वेदिक संगीत संस्कृति को इंगित करते हैं। ऋग्वेदिक कालीन है और उसके बाद में जो है यानी कि जो उत्तरोत्तर मिलते हैं, यानी कि कहीं आप खुदाई करोगे किसी पुरानी साइट के ऊपर, देखिए आप ऐसे मिलते हैं। सबसे नीचे की तरफ जैसे काले एवं लाल मृदभांड मिलेंगे, यानी कि जो हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल जो सबसे पहले था, तो सबसे नीचे की तरफ ये वाले मृदभांड मिलेंगे। अब ये देखो, ये वाले ऋग्वेदिक थे तो ये उत्तर वैदिक है। पहले ये लिख देते फिर वो समझते हैं। ये बौद्ध काल के दो या फिर बौद्ध काल के दो। बौद्ध काल या महाजनपद काल, जो भी। यानी कि बौद्ध काल और महाजनपद काल, उसके बाद में भी ये उत्तरोत्तर रूप से चलते रहे। यानी कि सब ये जो कहीं खुदाई करते हैं किसी साइट के, पुरानी साइट के ऊपर, तो सबसे नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ काले एवं लाल मृदभांड मिलते हैं। उसके थोड़े ऊपर मिलते हैं गेरुए रंग के मृदभांड और उसके ऊपर थोड़े उत्तर वैदिक मृदभांड और उसके थोड़े ऊपर ये उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। यानी कि जो मृदभांड हैं वो भी कालक्रम को निश्चित करने के लिए एक आधार का काम करते हैं। यानी कि उसके बाद में ये सभ्यता आई, उसके बाद में ये सभ्यता आई। तो कहीं जैसे हमें पता लगा कि काले एवं लाल मृदभांड कहीं मिलते हैं, तो उसके बाद पास में तांबे की सामग्री मिलती है, हड़प्पा की सामग्री मिलती है। तो कहीं भी हम खुदाई करते हैं और काले एवं लाल मृदभांड तो मिले, लेकिन तांबे की या ताम्रपाषाण काल की या फिर हड़प्पा काल की कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलती है, तो भी हम मान लेते हैं कि ये भाई ये उस काल की ये साइट है। गेरुए रंग मृदभांड जो ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता को इंगित करता है। क्षितिज दूसरे जो मृदभांड हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो उत्तर वैदिक कालीन है। और भी इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल किसी एक दिन अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मृदभांड वाला सबसे बड़ा ये भी बड़ा चैप्टर है इन चारों के ऊपर। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड बौद्ध काल है उसके अंदर है। ठीक है, अब मोहरों के ऊपर आते हैं। मोहरे, मोहरे क्या जानकारी देती है हमें? मोहरे जो है वो, अब देखिए सबसे पहले वाली मोहरे तो हमें हड़प्पा के समय में मिलती है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास। सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी स्थल है उसके आसपास में हमें जो मोहरें मिलती हैं, तो उसके बारे में अध्ययन होता है वहाँ पर। तो और मोहरों से क्या जानकारी मिलती है? अगर मोहरों के ऊपर किसी पशु का चिन्ह होता है, किसी मूर्ति का चिन्ह होता है, कोई देवता होता है, तो उसके उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक तो धार्मिक विश्वास देख लो, और कहीं पर देवता का चिन्ह भी मिलता है। किसी मोहरों पर कार्तिकेय का चिन्ह है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो राजवंश या फिर कोई राज्य है, तो उस देवता के विषय में धार्मिक आस्था रखता है। और मौर्य सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा व्यापार के विषय में थी। यानी कि कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो उसके ऊपर कोई विशेष आकृति का कोई चिन्ह लगा दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी। फिर वो आगे वाला जो व्यक्ति होता था उसी चिन्ह वाले सामान को खोल देता था। यानी कि वो उसी मोहर को, यानी कि वो जो मोहर है वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए होती थी, व्यापारिक जानकारी प्राप्त होती थी उससे। ठीक है, अब मूर्ति कला को देख लेते हैं। देखो, प्राचीन काल की जो मूर्तियाँ होती थी
वो उस समय के आचार विचारों को धारण किए हुए होती थी। कोई मूर्ति है तो उसके कोई चूड़ा पहना हुआ है तो मान लेना चाहिए कि उस समय की औरतें चूड़ा पहनती होगी। कोई बालों के अंदर जूड़ा जूड़ा बना दिया गया होता है तो वो उस समय की संस्कृति, उस समय के आचार विचार और उस समय की जो सामाजिक जो समाज में रहने वाले जो लोगों की जो पहनावे होते हैं तो उसको वो इंगित करती थी और कोई धार्मिक विश्वास को भी इंगित करती थी। जैसे आप गुप्त काल देख लेंगे, गुप्तोत्तर काल है ना, तो गुप्तोत्तर काल में शिवजी और विष्णु की एक साथ मूर्तियां बनाई गई है। या आधा शरीर शिवजी का, आधा विष्णु का, यानी कि वो शैव संप्रदाय और भागवत इसमें मिलाप का काल था, इनमें मिलाप हो गया, यानी कि इनके जो अनुयायी थे एक दूसरे में विश्वास करने लगे तो इस टाइप की मूर्तियां वो बनने लगी। यानी कि किसी देवी की मूर्ति है, किसी देवी ने कुछ और यानी कि प्राचीन समय की कोई मूर्तियाँ होती है तो हमें पूरा का पूरा ऐसा आभास नहीं होता है, लेकिन जैसे किसी देवी के हाथ में किताब है, हंस पर बैठी है, और तो हम मान लेंगे तो वो सरस्वती है। यानी कि उसी के आधार पर हम पुरानी चीज़ों को हमें ऐसे जानकारी प्राप्त हम मूर्तियों के माध्यम से होते हैं, और उसके मूर्तियों की बनावट के आधार पर मूर्तियों ने क्या पहना है और मूर्तियों के नीचे जो अभिलेख लिखे हुए होते हैं, कई बार मूर्तियों के नीचे अभिलेख लिखे हुए होते हैं, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त हो। और स्थापत्य से भी हम अब स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। स्थापत्य में भवन आ जाते हैं, पुराने जो खंडहर होते हैं, भवन आ जाते हैं, भवन होते हैं, भवन की शैलियाँ होती है और उन शैलियों के बारे में भी हम इनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। भवन, पुराने खंडहर और किसी चीज़ की बनावट है, देख लीजिए। ठीक है, स्थापत्य के अंदर भवन, पुराने खंडहर वगैरह वो शामिल होते हैं। इस प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास की सोर्सों के अंदर हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, साहित्यिक सोर्स और पुरातात्विक सोर्स। अब ठीक है, अब इसके अलावा और भी कुछ जानना है आपको तो कॉलेज आइए या फिर कॉलेज के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और कोई क्वारी हो तो फ़ोन कीजिए। ठीक है, और केपी कॉलेज में